हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार इन्फोबाइट कोचिंग सेंटर की तरफ से आप सभी लोगों का केमिस्ट्री क्लास 10th के वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। ये वीडियो लेक्चर सीबीएसई बोर्ड का है। केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस चैप्टर के पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस देखे थे। जैसे कि हम लोगों ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखा था, हम लोगों ने डिकम्पोजिशन रिएक्शन को देखा, हमने साथ साथ में एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में भी जाना। आप में से कुछ लोगों को डाउट था, जिसके डाउट लेक्चर्स हम लोगों ने अभी जस्ट कल ही मेरे ख्याल से सेंड किए हैं। सो आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए हों। आज हम कुछ और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस देखेंगे, जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने के लिए एक एक्टिविटी करते हैं। ये आपके एनसीईआरटी की एक्टिविटी 1.9 है। ये एक्टिविटी हमको कह रही है कि 3 आयरन नेल्स यानी 3 लोहे की कीलें आप ले लें, कील नेल्स आप ले लें, और आप उनको दो अलग अलग, उनमें से कोई दो लेकर के दो अलग अलग टेस्ट ट्यूब में रख लें। राइट। इस टेस्ट ट्यूब में क्या होगा, इस टेस्ट ट्यूब में, दोनों ही टेस्ट ट्यूब में हम लोग कॉपर सल्फेट, मैंने डाउट लेक्चर में इसके बारे में बताया था, कॉपर सल्फेट इज CuSO4। तो हम टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट रखेंगे और इस तरह से कीलें उसमें बांध करके रख देंगे। और आप उसके बाद 20 मिनट के लिए आप उसे छोड़ दीजिएगा। एंड ऑलमोस्ट 20 मिनट के बाद जब हम उसमें से बाहर निकालेंगे तो हम कॉपर सल्फेट के कलर में थोड़ा चेंज पाएंगे, और साथ साथ में हम लोग कील के कलर में भी थोड़ा चेंज पाएंगे। एक्चुअली जो आयरन नेल्स थी, आयरन नेल्स ऑलमोस्ट शाइनी सरफेस होता है, राइट, वाइटिश आप कह सकते हो। जब हम उसे थ्रेड से बांधकर ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट में डालेंगे तो हमको यहाँ पे एक चेंज मिलेगा, और वो चेंज ये मिलेगा कि कॉपर सल्फेट का कलर फेड हो जाएगा ब्लू से, और आयरन नेल्स ब्राउनिश हो जाएंगे। अब यहाँ पे हुआ क्या, एक्चुअली ऐसे रिएक्शंस को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। आप इस रिएक्शन को यहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ पे आयरन जो सॉलिड है, कॉपर सल्फेट जो एक्वस है, इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी, वो आपस में रिएक्ट होते हैं, और आपका कॉपर सल्फेट का सल्फेट आयरन के साथ जुड़ जाता है, एक कंपाउंड बना लेता है आयरन सल्फेट। जो वो सॉल्यूशन का कलर है वो आयरन सल्फेट का है, एंड कॉपर जो है वो सॉलिड के रूप में हमको बाहर मिल जाता है। कहाँ? वो उन आयरन नेल्स के ऊपर। So, iron has displaced or removed another element, copper, from copper sulfate solution. This reaction is known as displacement reaction. कुछ और एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, आप देख लीजिए, जिंक, लेड, इनफैक्ट मैग्नीशियम के साथ भी आप ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो आपको कुछ सिमिलर रिजल्ट मिलेगा। हाँ, सॉल्यूशन का कलर आपको हर बार अलग मिलेगा, और मगर जो कॉपर सल्फेट का कलर है वो हर बार फेड हो, सॉरी, कॉपर सल्फेट का कलर हर बार फेड होगा, और जो कॉपर एलिमेंट है ये जिस किसी एलिमेंट के ऊपर, जिंक के ऊपर, जो भी जिंक का आपने सब्सटेंस लिया होगा उसके ऊपर, या लेड के लिए या मैग्नीशियम के लिए, उसके ऊपर वो ब्राउन कलर की ही कोटिंग आएगी। ओके। और ऐसा क्यों होता है? ये रिएक्टिविटी सीरीज की वजह से होता है। आप लोग आने वाले चैप्टर्स में 10th क्लास में ही रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम अगला देखेंगे, डबल। तो अब हम देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, इसको समझने के लिए आप एक और एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, एनसीईआरटी की एक्टिविटी 1.10। इसमें 3 ml हम लोग सोडियम सल्फेट लेंगे, सोडियम सल्फेट, सोडियम Na, सल्फेट SO4, एंड फॉर्मूला Na2SO4। ये 2 क्यों होगा? अगेन मैंने आपको बोला था, आप एक बार वैलेंसी को गो थ्रू कीजिए क्लास 9th की, आपको ये क्लियर हो जाएगा, एंड फार्मूला क्रिएशन। अदरवाइज 9th के ट्यूटोरियल जब अपलोड होंगे तो आप उनको गो थ्रू कर सकते हैं, या फिर आप दूसरे सोर्स से पता करने की कोशिश कर सकते हैं। आप मुझे डाउट लेक्चर के लिए बोल सकते हैं। वी विल डेफिनेटली डू समथिंग नीडफुल। नाउ अब हम करेंगे क्या, हम लोग 3 ml सोडियम सल्फेट सोल्यूशन लेंगे और 3 ml बेरियम क्लोराइड, बेरियम Ba, क्लोराइड Cl, सो
BaCl2, अगेन वही बात आ गई। ओके, तो हम ये दो अलग अलग ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब में लेंगे, एंड उसके बाद हम लोग ये उनको आपस में मिक्स करेंगे। हम ये ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, कि एक वाइट कलर का सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, और ये जो सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है ना, वो सोल्यूशन में, वो एक्वस सोल्यूशन में घुल नहीं रहा है, मतलब सॉल्युबल नहीं है, पानी में सॉल्युबल नहीं है, इनसॉल्युबल है। अब ऐसा इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो सॉल्यूशन को मिक्स करने पे फॉर्म होते हैं, इन्हें प्रेसिपिटेट कहते हैं, एक सॉलिड सब्सटेंस जैसे होते हैं। और मैंने पिछले लेक्चर्स के में भी इसका जिक्र एक आध बार किया होगा। ओके, तो ये जो प्रेसिपिटेट सॉलिड सब्सटेंस है जो इनसॉल्युबल है, अगर ये किसी रिएक्शन में फॉर्म होता है तो वो होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब आप सोच रहे होंगे कि कहाँ मैं बात कर रहा था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, एंड कहाँ ये आ गया प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ऐसा कई बार होगा, आपने पिछले लेक्चर में भी नोटिस किया होगा, ऐसा कई बार होगा कि जब आप एक रिएक्शन के बारे में कर रहे होगे और वो रिएक्शन दो दो कैरेक्टरिस्टिक्स रखता होगा, मतलब एक ही केमिकल रिएक्शन दो अलग अलग तरह के केमिकल रिएक्शन जैसा हो सकता है। ओके, सो सॉरी फॉर दिस। ओके, फाइन, वी वर हियर। सो दैट वाज अ मिस्टेक, सॉरी फॉर दैट। तो अब किसी भी तरह का रिएक्शन जो होगा, कोई भी रिएक्शन जो प्रोड्यूस होगा, ठीक, एक प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, मतलब जिसमें एक प्रोडक्ट आएगा प्रेसिपिटेट जो इनसॉल्युबल होगा, तो वो होगा एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। यहाँ पर आप एनसीईआरटी में भी एक इस तरह का फिगर देखेंगे, फिगर 1.9, जहाँ पे बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड को मिक्स किया जा रहा है, एंड फिर वो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। आप यहाँ पे वो केमिकल रिएक्शन भी देख सकते हैं। CNA2SO4 एक्वस फॉर्म में है, एक्वस मीन्स वाटर में डिजॉल्व है, एंड BaCl2 बेरियम क्लोराइड जो एक्वस फॉर्म में है, यानी ये भी सॉल्यूशन है। जब इन दोनों का आप रिएक्ट करते हैं तो एक एक्वस फॉर्म आपके पास रहता है, वो सोडियम क्लोराइड का रहता है, राइट, और एक सॉलिड फॉर्म रहता है, वो है बेरियम सल्फेट का। अब आप बोलेंगे कि सोडियम क्लोराइड NaCl है, यहाँ 2NaCl क्यों लिखा गया है? दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, और हमने पिछले लेक्चर्स उन पे दिए हैं। अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं है तो आप उनसे एक बार गो थ्रू कीजिए, और उसके बाद अभी क्लियर नहीं है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। अब ये कैसे होता है? तो व्हाइट प्रेसिपिटेट जो बेरियम सल्फेट का है, व्हाइट प्रेसिपिटेट, राइट, जो सॉलिड है, वो होता है SO। अब आप यहाँ पे देख रहे होगे SO4 के ऊपर 2 माइनस है एंड Ba के ऊपर 2 प्लस है। ये 2 माइनस और 2 प्लस क्या इंडिकेट कर रहा है, आप बता सकते हैं? ओके, 2 माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि ये दो इलेक्ट्रॉन को इसको गेन करने की जरूरत है, एंड 2 प्लस ये इंडिकेट कर रहा है कि इसको दो इलेक्ट्रॉन लूज करने की जरूरत है। अब ये गेनिंग और लूजिंग क्यों है, अगेन नाइन्थ के ट्यूटोरियल में है, आप नाइन्थ के वीडियोस या नाइन्थ की बुक को, एनसीईआरटी को गो थ्रू कीजिए, कोई डाउट होगा तो आप रेज कीजिए। ओके, तो इनको आयंस भी कहेंगे क्योंकि इनके ऊपर प्लस या माइनस चार्ज है। तो अगर एक से ज्यादा आयंस अपने कंपाउंड को छोड़कर दूसरा कंपाउंड फॉर्म करते हैं, जैसा कि यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, SO4 और Ba2 प्लस, इन दोनों का पहले सोडियम के साथ था, BaCl2 क्लोरीन के साथ था, तो सोडियम और क्लोरीन एक साथ हो गए, और Ba और SO4 एक साथ हो गए, क्योंकि इन दोनों को 2 माइनस और एक को 2 प्लस की जरूरत थी। ओके, ये एक एक्टिविटी है, ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी है, मैं भेज भी दूंगा, ये आप खुद करेंगे 1.2 एक्टिव को रिकॉल करते हुए। तो अब हम देखेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो अब तक हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखा, जिसमें एक आयन या दो आयन का आपस में एक्सचेंज होता है। अब हम देखेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो देखते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है क्या, और ये रिएक्शन को समझने के लिए हम लोग एनसीईआरटी एक्टिविटी 1.11 करेंगे, जिसमें एक चाइना डिश या एक सिंपल सी बोल समझ लीजिए, बोल, बॉल, बाउल, जो भी आप समझ रहे हैं। ओके, खैर, तो एक कटोरी जैसी कोई चीज समझ लीजिए, ठीक है, जिसपे हीट ट्रांसफर हो सके। तो उसमें आप 1 ग्राम कॉपर पाउडर डाल दीजिए, और उसको आपको हीट प्रोवाइड करना है, तो बर्नर के नीचे, बर्नर के ऊपर उसको रखेंगे, नीचे एक बर्नर लगा करके। तो मेन बात है आप क्या ऑब्जर्व करेंगे,
तो इससे पहले आगे बढ़े और ऑब्जर्व करें, आप पहले ये समझिए कि कॉपर का कलर क्या होगा, कॉपर पाउडर का कलर क्या होगा। यस, ब्राउन। तो कॉपर पाउडर का कलर ब्राउन होगा। तो जैसा कि यहाँ पे किया गया है, ठीक है। और वायर गॉज है, डायरेक्ट हीट से थोड़ा सा प्रिकॉशन देने के लिए उस कंटेनर को, और बर्नर से उसको हीट किया जा रहा है। अब इस ब्राउन कलर में क्या चेंज आएगा, जब हम इस पूरी एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे तो थोड़ी देर बाद हमको ब्राउन कलर के ऊपर एक ब्लैक कलर की कोटिंग मिलेगी। वो ब्लैक कलर की कोटिंग होगी कॉपर ऑक्साइड की। ये कॉपर 2 क्या है, वो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑक्साइड है, इसके ऊपर हम बाद में देखेंगे कभी। अब ये हुआ क्यों, क्योंकि इसको जब ओपन में हम बर्न कर रहे थे और कॉपर को हीट मिला, जो कि एक मेटल है, ठीक है। तो वो कॉपर इन्वायरमेंट में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गया और कॉपर ऑक्साइड फॉर्म कर गया। उसको ऐसे सर्कमस्टांसेस मिले जिसमें ये रिएक्शन हो गया। आप इस रिएक्शन को इस तरह से डिनोट कर सकते हो। अब अगेन वही क्वेश्चन है कि 2Cu क्यों हुआ, तो बैलेंसिंग के लिए हुआ। वैसे मैं छोटा है, मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो कॉपर है, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया गया, नहीं आप थोड़ी देर के लिए 2 को इमेजिन मत कीजिए। तो Cu को O2 के साथ रिएक्ट किया गया, तो डेफिनेटली फॉर्म होगा CuO, जो कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला है। यू रिमेंबर, CuO2 नहीं, कॉपर डाइऑक्साइड नहीं, राइट, CuO। नाउ अब अगर हम बैलेंसिंग करेंगे तो इधर ऑक्सीजन के 2 एटम होंगे, इधर एक ही होंगे। तो उसको करने के लिए आपको इधर 2Cu करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि हम आगे ही बढ़ा सकते हैं। तो ऑक्सीजन भी 2 हो गया, कॉपर भी 2 हो गया। मगर Cu लेफ्ट साइड में यानी रिएक्टेंट के साइड में तो एक ही है, तो इसलिए कॉपर को Cu को रिएक्टेंट के साइड में भी आगे 2 करके उसके भी नंबर ऑफ एटम्स बराबर किए गए। आई होप मैं जल्दी से इसको समझा पाया हूँ। खैर, दूसरी चीज ये है कि अगर हम इस कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस के थ्रू, मतलब कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोजन गैस पास करेंगे इस हीटेड कॉपर ऑक्साइड पर, तो हमको वो ब्लैक कलर की कोटिंग वापस ब्राउन में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट। ये कोई मैजिक नहीं होगा। हाँ? इसकी वजह क्या है, इसका वजह है जब हम कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो कॉपर अलग हो जाता है और वाटर के फॉर्म में जो ऑक्सीडाइज्ड कॉपर ऑक्साइड था, तो उसमें से ऑक्सीजन अलग हो जाता है। जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ इस हीटेड सब्सटेंस पे रिएक्ट करता है और वाटर फॉर्म करता है, जो हो सकता है वेपर के फॉर्म में फॉर्म करे, पर कलर वापस से ब्राउन हो जाएगा। अगर एक सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करता है रिएक्शन के दौरान, तो उसे हम ऑक्सीडाइज्ड कहते हैं, जो मेरे मुंह से भी थोड़ी देर पहले निकला। और अगर वही सब्सटेंस ऑक्सीजन लूज करता है एक रिएक्शन में, तो उसे रिड्यूस्ड कहते हैं। ओके, ऑक्सीजन मिला तो ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीजन गया तो रिड्यूस्ड। तो जब हमने उसे हीट किया था नॉर्मली, तो ऑक्सीडाइज्ड हुआ और कॉपर ऑक्साइड बना। और जब हमने हाइड्रोजन पास किया उसके ऊपर से, तो वो रिड्यूस हुआ और वाटर वेपर के फॉर्म में अलग हो गया, और कॉपर हमारे पास वापस ब्राउन कलर में अवेलेबल हो गया। अच्छा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक और खास बात है, हाइड्रोजन के साथ भी होता है। हाइड्रोजन के साथ, यस, अगर किसी सब्सटेंस ने हाइड्रोजन गेन किया है, ओके, किसी सब्सटेंस ने हाइड्रोजन गेन किया है, तो हम उसे रिड्यूस्ड कहते हैं। अच्छा, उल्टा, राइट, हाइड्रोजन गेन किया है तो रिड्यूस्ड कहते हैं, और ऑक्सीजन लूज किया है तो भी हम रिड्यूस्ड कहते हैं। तो अगर इसी रिएक्शन को हम देखें और ध्यान से समझिएगा, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हुआ, क्यों, क्योंकि उसमें से ऑक्सीजन निकाल दिया गया था। ये बात समझ में आ रही है? ओके। और यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड हुआ क्योंकि उसने ऑक्सीजन को गेन किया। आमतौर पर यह जनरली हमेशा ही देखा जाता है कि जब भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है तभी रिडक्शन रिएक्शन भी होता है, और दोनों साथ साथ में होते हैं, एक साथ साइमल्टेनियसली, और इसलिए इनको साथ में रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो जो बात मैं आपको बता रहा था वही चीज यहाँ पे है। ओके, कुछ और एग्जांपल्स है रिडॉक्स रिएक्शन के, जैसे जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है और जिंक आप कह सकते हो रिड्यूस हो जाता है। उसी तरह से तो आप कभी भी सुनो कि हम किसी सब्सटेंस को रिड्यूस कर रहे हैं, तो आप ऐसे कह सकते हो कि या तो हम उसमें हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं या तो उससे ऑक्सीजन निकाल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड जो था
उसमें रिडक्शन हुआ, जो अब मैंने आपको बताया था। HCl ऑक्सीड HCl इज ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। क्यों HCl इज ऑक्सीडाइज्ड वेयर एज MnO2, आप वापस से रिएक्शन देख लो, आप समझ जाओगे। HCl ऑक्सीडाइज्ड हुआ क्योंकि उसमें ऑक्सीजन आया और Cl2 अलग हो गया। ओके, आप रिकॉल कीजिए एक्टिविटी 1.1। ओके, और उसमें आप देखिए कि क्या ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऐसा कोई रिएक्शन हुआ है। तो अब हम देखेंगे कोरोजन। आपने कई बार जो चमकीले आयरन आर्टिकल्स लोहे के समान होते हैं, उन पे एक ब्राउन कलर का पाउडर देखा होगा, हाथ लगाने पे वो हाथ में आता भी होगा। आप लोग कहीं हंस भी रहे होंगे कि ये शायद क्या बात कर रहे हैं, हम जानते हैं क्या है, ये रस्ट है, ये जंग है। आई नो, बट मैं जानना चाह रहा हूँ केमिकली वो ब्राउन कलर का पाउडर क्या है। एक्चुअली होता क्या है, कोरोजन एक रिएक्शन है जो ऑक्सीडेशन की तरह ही है, जो अभी हमने ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ा था। ऑक्सीजन के साथ मेटल्स रिएक्ट कर जाते हैं और उन मेटल्स के ऑक्साइड्स ये ब्राउन कलर की कोटिंग या आप जिन्हें रस्ट कहते हैं उस फॉर्म में मिलते हैं। पर मैं बता रहा हूँ रस्टिंग और कोरोजन दोनों एक्चुअली सेम नहीं है। कोरोजन एक प्रोसेस है जिसमें मेटल सरफेस खराब होता है, जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रॉइंग और डैमेजिंग ऑफ मेटल सरफेस। एंड वो होता है ऑक्सीजन के साथ उसके रिएक्शन से। बट सिर्फ ऑक्सीजन काफी नहीं है कोरोजन होने के लिए, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन काफी नहीं है। कोरोजन परफॉर्म करने के लिए उसको थोड़ा बहुत कभी कभी अच्छा अमाउंट ऑफ मॉइस्चर चाहिए, क्योंकि जितना ऑक्सीजन वो हासिल कर सकता है एटमॉस्फेयर से उतना काफी नहीं होता। ठीक है, तो मॉइस्चर चाहिए होता है। खैर दोनों ही केस में वो ऑक्सीडाइज होता है। कुछ और भी मेटल्स है उनमें भी कोरोजन होता है, बट वहां पर उन्हें रस्टिंग नहीं कहते। ठीक है, तो हर बार नाम रस्टिंग नहीं कहेंगे, रस्ट फॉर्म होता है तभी उसे रस्टिंग कहा जाता है। जैसे सिल्वर के ऊपर सिल्वर के ऊपर आपको ब्लैक कलर की कोटिंग मिलेगी कई बार। कॉपर के ऊपर अगर इसी तरह का आप अगर बैटरीज वगैरह में देखें तो कॉपर के ऊपर आपको ग्रीन कलर की कोटिंग मिल जाती है। और सिल्वर मतलब चांदी के गहनों के ऊपर आपको ब्लैक कलर की कोटिंग मिल जाएगी। तो ये है आपके सिल्वर नाइट्रेट या कार्बोनेट ऑफ कॉपर। ठीक है, तो हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे, इन रिएक्शंस के बारे में भी पढ़ेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे बताया गया है कि कोरोजन कार बॉडीज, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग्स इन सबको डैमेज करते हैं। तो हर साल मतलब आप पूरी सरकार या गवर्नमेंट की बात छोड़िए, हर साल पर्सनली हर एक का काफ़ी ह्यूज अमाउंट खर्च हो जाता है इन कोरोजन से होने वाले डैमेज में। बट जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं या जो बड़ी बड़ी जैसे आयरन रेलिंग्स हैं, जो आपको रेलवेज वगैरह में बहुत मिलेंगी, तो उनकी डैमेजेस की रिकवरी में हर साल बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है। ठीक है, तो कोरोजन कोई अच्छा प्रोसेस नहीं है। कोरोजन जैसा ही एक इफेक्ट हमको देखने को मिलता है, रैंसिडिटी जिसे कहते हैं, ये इफेक्ट हमको देखने को मिलता है आमतौर पे फूड मटेरियल्स पे। ऐसे फूड मटेरियल्स जो फैटी हो, जिनमें ऑयली कंटेंट ज़्यादा हो, उनको अगर आप बहुत देर तक बाहर रख दें, बहुत देर तक बाहर छोड़ दें, तो आपको उसमें से एक स्मेल आने लगेगी अलग सी। अगर आपने गलती से टेस्ट कर लिया है तो सबसे पहले तो ब्रश कीजिए। खैर, उसमें से एक अलग तरह की स्मेल आने लगेगी और पता नहीं कैसे आपने सूंघ के उसको टेस्ट कर लिया, उसका टेस्ट बहुत ही बेकार होगा। राइट। वो होते हैं क्योंकि इन सब्सटेंस में मौजूद जो भी सब्सटेंस है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, उनका इस्तेमाल करके इनको बचाया जा सकता है। और आप इसलिए देखते होंगे फैटी सब्सटेंसेस जो पैकेट्स में आते हैं उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स रखे जाते हैं। नाइट्रोजन एक गैस है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हीलियम का भी इस्तेमाल किया जाता है, बट हीलियम की महक की वजह से शायद उसको यूज में नहीं लाते, आई डोंट नो। बट चिप्स के पैक्स वगैरह में यही नाइट्रोजन को भरा जाता है ताकि ये ऑक्सीडेशन ना हो सके। जो सब्सटेंस ये एंटीऑक्सीडेंट्स कहलाते हैं जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस को रोकते हैं। ठीक है, तो ये फूड मटेरियल्स के साथ अगर हो तो उसे रैंसिडिटी कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन हमारे लिए काफी घातक है, हमने देखा। तो इसी के साथ हमारा एनसीईआरटी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन खत्म हो गया है।
बाकी के बच्चे आप जानते हैं हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर आपके नोट्स के पार्ट को कंप्लीट करेंगे। तो अभी कुछ दिन तक मेरे यूट्यूब पे या फेसबुक से जो आप वीडियोस पा रहे हैं वो नहीं मिलेंगे, बट जो बाकी के वीडियोस हैं वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेंगे। ये क्वेश्चंस है। पहला, कलर ऑफ कॉपर सल्फेट चेंज क्यों होता है? हमने देखा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जांपल बताइए 1.10। तो आपको मैंने एक टास्क ऑलरेडी पहले पिछले पार्ट में दिया है, तो आपको समझ में आ गया होगा, राइट? तो आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज, आपको इन दो रिएक्शन में बताना है कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है और कौन रिड्यूस्ड हुआ है, ठीक है? तो क्या पढ़ा हमने इस चैप्टर में? हमने पढ़ा है कि एक कंप्लीट केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स and their physical states. A chemical equation is balanced so that the numbers of atoms of each type involved in a chemical reaction are the same on the reactant and product side. And equations must always be balanced. In a combination reaction, two or more substances combine to form a new single substance. Decomposition reactions are opposite to combination reactions. In a decomposition reaction, a single substance decomposes to give two or more substances. Reactions in which heat is given out along with products are called exothermic reactions. Reactions in which energy is absorbed are known as endothermic reactions. When an element displaces another element from its compound, it is known as displacement reaction. And when two different group of atoms exchange exchange their positions, exchange their compounds and form two different compounds, they are double displacement reaction. Precipitation reactions produce insoluble salts, and reactions also involve the gain or loss of oxygen or hydrogen by substances. Oxidation is the gain of oxygen or loss of hydrogen. Reduction is the loss of oxygen or gain of hydrogen. इसी के साथ मैं अमित कुमार इन्फोबाइट कोचिंग सेंटर की तरफ से आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच।